बुधनी काफी अहम सीट मानी जाती है, हॉट सीट है, क्योंकि सीएम शिवराज सिंह चौहान खुद यहाँ मैदान में रहते हैं और हर बार जीतते हुए नजर आते हैं। और ऐसे में इस सीट में अगर जो मतदान प्रतिशत है वो ज्यादा होता है तो वो और अच्छी बात है, और यही है कि लोग जागरूक हो रहे हैं। और देखिए हमारे साथ हमारे सहयोगी सुमित जी यहाँ पर जुड़े हुए हैं। नमस्ते सर, आप हमारे दर्शकों को नमस्ते कीजिए और सबसे पहले अपील कीजिए कि लोग अपने घरों से निकले और वोट करें। जो नहीं कर रहे हैं उनसे मैं बात नहीं करूंगा, और जो कर रहे हैं उनसे मैं लगातार बात करूंगा। आप मेरे ट्विटर हैंडल पे आ जाइए, मुझे डीएम करिए और मैं आपको लगातार रिस्पॉन्ड भी करूंगा। देखिए जोक्स अपार्ट, बहुत ज़रूरी है, वोट नहीं करेंगे तो आप किस बिना पे ये कह सकते हैं कि आपको साफ़ सुथरी सरकार चाहिए। और अगर आपको साफ़ सुथरी सरकार चाहिए तो आपको भी साफ़ सुथरी ईमानदार तरीके से अपना इतना प्रयास तो करना होगा कि बगैर प्रलोभन दिए, बगैर लालच दिए आप आएँ और वोटिंग में हिस्सा लें। अच्छा सर, अगर हम मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के समीकरण को समझे, हम पूरा दिन लगातार कवरेज दिखाते रहे और इस बार वोटिंग प्रतिशत जो है वो काफ़ी कम रहा है 2018 के मुकाबले। हालांकि उम्मीद की जा रही है कि शाम होते होते ये बढ़ जाएगा, लेकिन अगर हम समीकरण समझे तो समीकरण इस बार किस तरह का, क्योंकि आप खुद ग्राउंड पे गए हैं और आपने जनता के बीच जुड़े हैं, देखा है, उनकी बातें सुनिए, क्या कुछ था? देखिए अभी कहना जल्दबाजी है, ऐसा लग सकता है कि अभी थोड़ा सुस्त है, ठंड का मौसम है, हो सकता है कि लोग नहीं निकले हों, पर हमको वेट करना चाहिए आखिर तक, आखिरी डेटा आने तक। और अगर वाकई में वोटिंग परसेंटेज पिछली बार से कम रहता है तो ये हम जैसे राजनीतिक जानकारों के लिए, राजनीति के छात्रों के लिए एक आकलन का विषय होगा कि आखिरकार क्यों नंबर कम रह गए, क्यों वोटिंग परसेंटेज पिछली बार के रिकॉर्ड को नहीं तोड़ पाया, जबकि चुनाव आयोग ने इतना प्रचार प्रसार किया, इतने बड़े बड़े लोगों को सेलिब्रिटीज़ और ब्रांड एम्बेसडर बनाया, इलेक्शन में आए, पार्टिसिपेट करें। तो अगर वो नहीं वोटिंग हो रही है अस्मिता, तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है कि क्यों नहीं हुई है। क्या जनता नहीं चाहती कोई बदलाव हो कि जो चल रहा है इसलिए हम उसमें खुश हैं, या जनता नहीं चाहती कि बदलाव हो, चाहती कि बदलाव हो इसलिए वही वोट करने आई है? तो ये तब समझ में आएगा जब हमको कॉन्स्टिट्यूंसीज वाइज वोट परसेंटेज पता लगेगा। तब हम एक एक इंडिविजुअल कॉन्स्टिट्यूंसी को जब हम कंपेयर करेंगे पिछले 2 या 3 चुनावों से, उसके बाद वो वोट परसेंटेज घटा या बढ़ा, तब समझ में आएगा कि चुनाव किस दिशा में जा रहा है, जो कि एग्जिट पोल में हम लोग करते हैं। अमूमन एग्जिट पोल का हमें इंतजार करना होगा और अब हमें जाना पड़ेगा, झांकना पड़ेगा 2003, 2008 और 2013, उसके बाद 2018 पे चर्चा कर रहा हूँ, चलेगा ना? बिल्कुल बिल्कुल, चाय पर चर्चा, क्योंकि हम सुबह से ये भी अपील कर रहे हैं अपने दर्शकों से कि चाय पिए बगैर सबसे पहले आप जाएं, वोट करें और उसके बाद फिर और अब दोपहर बिल्कुल अब लंच का समय हो गया और अब शाम के स्नैक्स का भी टाइम हो चुका है। अब पॉलिटिकल बाबा क्योंकि जाने जाते हैं, हमारे साथ बाबा यहाँ पर मौजूद हैं। ऐसे में आप ये भी समझेंगे कि मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ में, क्योंकि तमाम समीकरण तो हमने समझा, लेकिन यहाँ पर जातिगत समीकरण काफी ज्यादा अहम माना जाता है, और इस लिहाज से इसको हम कैसे समझें? देखिए, जातिगत समीकरण हर चुनाव में हावी रहता है, लेकिन जो सुबह से मैं वोटिंग के बारे में देख रहा हूँ, एक एक सेगमेंट के पहले बारे में बात कर लेते हैं। एक जो है वो बुजुर्ग आए थे वोट डालने के लिए, सीनियर सिटीजन, और उसके बाद उन्होंने जब हिमांशु हमारे सहयोगी ने उनसे बात करी तो उन्होंने कहा कि देखो किसी भी पार्टी ना हम बुजुर्गों को अपने एजेंडे पे नहीं रखा है, शायद हम उतने बड़े वोट बैंक नहीं है, और कोई भी आजकल बच्चे बाहर चले जा रहे हैं और हमें जो है बुजुर्गों को जो है ओल्ड एज होम में छोड़ देते हैं, और ओल्ड एज होम जो है वो मोस्टली प्राइवेटली रन है और जो स्टेट रन है उसकी हालत बहुत ख़राब है। तो एक ऐसे मुद्दे की तरफ उन्होंने इशारा किया जो कि हर किसी को, आदमी को शायद आने वाले दिनों में उससे गुजरना पड़े, लेकिन हम अभी इस बारे में नहीं सोच रहे हैं। दूसरी एक सबसे बड़ी जो मुझे चौंकाने वाली बात लगी, छत्तीसगढ़ में एक महिला अपने 5 दिन के बच्चे को लेकर लाइन में खड़ी है, मजदूर है वो, हाँ, तो और उसके बाद जब वहाँ पे नीलेश ने उससे पूछा कि आप क्या है, तो बोली मजदूरी करती हूँ, ये बच्चा 5 दिन का। आप सोचिए, लोकतंत्र में इतनी बड़ी आस्था है, ये आस्था किस लिए है? ये आस्था सरकारों से है कि शायद कोई ऐसी सरकार आए जो हमारा भला कर दे, लेकिन वो भला हो नहीं पाता है। इतने सालों के बाद आपको वही सब चीज़ देखने को मिलती है। चीज़ ऐड करना चाहूँगा बाबा की बातों में, मैंने वो तस्वीर देखी नहीं है, लेकिन बाबा ने जिस तरीके से डिस्क्राइब किया ना, मेरे गूज़बम्स आ गए, रोंगटे खड़े हो गए कि वाकई में छत्तीसगढ़ जैसा इलाका जो पिछड़ा माना जाता है, वहाँ की एक आदिवासी महिला 5 साल के बच्चे को अगर 5 दिन के माफ़ करिएगा 5 दिन के बच्चे को गोदी में लेकर अगर वोट डालने आ रही है, तो हम जो साउथ दिल्ली के लोग हैं ना, हम पे लानत है। हम जो साउथ दिल्ली, साउथ मुंबई के लोग हैं, भोपाल, इंदौर, जो साउथ में रहते हैं, जो पॉश इलाकों में रहते हैं, उन पे लानत है, क्योंकि वो बड़ी बड़ी बातें करेंगे लेकिन वोटिंग नहीं करेंगे। आप लोगों से अगर मैं चर्चा करूं तो देखिए, हम चर्चा अगर देखें तो चेहरों को लेकर लगातार क्वेश्चन मार्क बना हुआ है कि कौन प्रमुख चेहरा है। कांग्रेस तो अपने चेहरे फाइनल कर देती है, लेकिन बीजेपी में असमंजस की स्थिति बनी हुई है, चाहे वो माफ कीजिएगा रमन सिंह हो और चाहे वो तमाम अलग अलग चेहरे हो। अमित शाह खुद पहुंच रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद पहुंच रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर चेहरे को लेकर क्यों डामाडोल स्थिति? देखिए, एक चीज मैं कहना चाहता हूँ ना, चेहरे को लेकर कांग्रेस ने भी इस बार साफ नहीं किया है,
भूपेश बघेल की स्कीम्स के जरिए चुनाव लड़ रहे हैं, तो हम मान के चल रहे हैं कि भूपेश बघेल ही चेहरा होंगे। पर ऑफिशियली कांग्रेस ने भी ये नहीं कहा कि भूपेश बघेल ही होंगे या राजस्थान में अशोक गहलोत ही होंगे। कमलनाथ के लिए जरूर क्लैरिटी है कि मध्य प्रदेश में, क्योंकि वहाँ सत्ता में नहीं है, लेकिन जहाँ वहाँ पे क्योंकि यहाँ सत्ता में है, वहाँ कांग्रेस ने भी क्लियर नहीं किया है। चेहरों को लेकर जहाँ तक रमन सिंह की बात है, एक आपको ध्यान रखना चाहिए, मध्य प्रदेश में शिवराज सिंह चौहान बहुत बड़े ओबीसी के चेहरे बन गए हैं। तो ओबीसी वर्ग को खुश करने के लिए शिवराज सिंह चौहान को हिलाना बीजेपी के लिए आसान नहीं था। इसीलिए शिवराज सिंह चौहान के बारे में बीते हमने 3-4 सालों में कई बार सुना कि अब गए तब गए तब गए, लेकिन नहीं जा पाए। उनको हटाना आसान नहीं था। लेकिन छत्तीसगढ़ में बीजेपी के पास ओबीसी चेहरा नहीं है। रमन सिंह ठाकुर है, रमन सिंह और सरोज पांडे ब्राह्मण हैं। तो जो बड़े चेहरे हैं बीजेपी के पास, वो ओबीसी वर्ग में यहाँ पर नहीं है। तो बीजेपी ने इसीलिए बहुत सोचे समझे, भूपेश बघेल ओबीसी चेहरा है, बड़ा ओबीसी चेहरा है, तो बीजेपी ने बड़े सोच समझ के रमन सिंह को साइडलाइन किया था कि 5 साल में एक नया नेतृत्व तो खड़ा कर देंगे, लेकिन नहीं कर पाए, जो भी वजह रही हो। और आज की तारीख में आलम ये हो गया कि भूपेश बघेल के सामने बीजेपी के पास कोई चेहरा ही नहीं था, थकार के उनको वापस रमन सिंह के पास जाना पड़ा। एक अपडेट है इसमें, इस वक्त एक अपडेट ये है, रमन सिंह ने जो बयान दिया है, सुमित सर, बयान दिया कि 52 से 55 सीटों पर बीजेपी जीत रही है। और ये बहुत बड़ा दावा है, तब जबकि 15 सीटें आई थी 2018 में। यही मुख्यमंत्री भूपेश बघेल दावा कर चुके हैं कि 71 अब की बार 71 सीटें हैं। उन्होंने कहा है कि अब की बार 70 पार। तो कांग्रेस का दावा अब की बार 70 पार, लेकिन बीजेपी ने जो भी दावा कर दिया रमन सिंह ने बातचीत में, हमारे सहयोगी जुल्फिकार ने भी उनसे बातचीत की, तो उन्होंने कहा कि 50 से 52 सीटें आ रही हैं। और ये तब है जबकि कांग्रेस के पास सरकार है, धान का रेट है, तेंदुपत्ता का समर्थन मूल्य का दावा है। और ये 52 से 55 सीटें किस आधार पर रमन सिंह कह रहे हैं, अब ये बहुत बड़ा सवाल है। वोटिंग जैसे जैसे आगे बढ़ेगी तब मालूम चलेगा। एक काउंटर का आपसे जानकारी लेना चाहता हूं, क्योंकि आप इलेक्शन डेस्क पे बैठे हुए हैं। बस्तर में पोलिंग कैसे हो रही है, बस्तर के इलाके की क्या खबर, अगर वो डिटेल हम निकाल पाए तो समझ में आ जाएगा कि ऊंट किस करवट बैठने वाला है। बस्तर ही सबसे क्रूशियल है। सुमित जी, मैं बताऊं आपको कि 20 सीटों पर पहले चरण में 7 तारीख को मतदान हुआ था, और उसमें सारी की सारी बस्तर की सीटें कवर हो गई थी। जितनी साउथ छत्तीसगढ़ की सीटें हैं, उसमें राजनांदगांव के कुछ जिले थे, बाकी बस्तर की 12 सीटें आ गई थी। करीब करीब 18 के आसपास की वोटिंग ही रही है। तो अभी भी वो कंफ्यूजन है कि बस्तर ने अगर वोट किया है तो इस बार क्या वो बघेल के लिए वोट किया है या फिर वो बघेल के खिलाफ वोट किया है। तो वहां तो वो 7 तारीख को क्लियर हो चुका है। आज जो मैदानी इलाके हैं उनकी वोटिंग है। और बस्तर के बाद अगर रमन सिंह ये दावा कर रहे हैं कि 50 से 52 से 55 सीटें अगर हम जीत रहे हैं, तो इतनी तो उनकी ना 2013 में सीटें आई हैं, ना 2018 में सीटें आई हैं। तो ये बड़ा दिलचस्प रहने वाला है इस बार कि ये दावा कितना ठहरता है, या फिर अभी चूंकि 3-4 घंटे की वोटिंग बची हुई है। चुनावी मौसम में दावे होते रहे, कौन कहता है कि मैं चुनाव हार रहा हूँ। निश्चित रूप से ये चुनावी दावे हैं, इसको आप हमें दावों की तरह ही लेना चाहिए, टंग इन चीक लीजिए। सबके दावे हैं, और क्योंकि हर जगह जो है, वैसे तो गहलोत साहब भी कर रहे हैं कि उनकी सरकार आ रही है, तो उसमें क्या है। बिल्कुल, सरकार में आने के दावे तो हमेशा सब करते ही रहते हैं, और जाहिर सी बातें करना पड़ेगा जनता के बीच, तभी कहीं ना कहीं माहौल बनेगा। क्योंकि सुमित सर ने यहाँ पर जिक्र किया ओबीसी वर्ग मध्य प्रदेश में। अब अगर हम टिकट वितरण पर बात करें सर, तो यहाँ देखने को मिला है मध्य प्रदेश में कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने ही सामान्य वर्ग की जो लोग हैं प्रत्याशी, उन्हें ज्यादा टिकट दिया है। यानी कि 50% तक उन्होंने, माफ कीजिएगा 35% तक उन्होंने सामान्य वर्ग लोगों को टिकट दिया है। और ओबीसी जो कि 50% की संख्या है, उन्हें 20 से 25% लोगों को, प्रत्याशियों को मैदान में उतारा है। अब जहां पर जनसंख्या ज्यादा ओबीसी की है, उसके बाद भी उन पर कम दाव, ऐसा क्यों? वो लोग पार्टी कहेगी कि जो हमने जीतने वाले उम्मीदवार को टिकट दिया है। अभी ओबीसी की आरक्षण तो की बात अभी शुरुआत हुई है, अभी इस पर बहुत लंबी बहस होनी है, और उसकी जनगणना भी होनी है। उसके बाद इस पर चर्चा करेंगे। अभी तो इलेक्शन जीतना जो है वो पहला लक्ष्य होता है पार्टियों का, वो इस डिबेट में नहीं पड़ती है। हम और आपके लिए उन्होंने छोड़ रखा कि महिलाओं को और ओबीसी के बारे में आपका कुछ अपडेट है, मैं आता हूं। लेकिन एक बाबा की बात पे एक चीज कहना चाह रहा हूं कि जो कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी ओबीसी जनगणना की बात, जातीय जनगणना की बात कर रहे हैं, पूरे कैंपेन में उन्होंने 24 के लिए एक बड़ा मुद्दा खड़ा कर दिया अस्मिता। लेकिन मध्य प्रदेश में जब वो जाते हैं तो ओबीसी की बात नहीं करते हैं, उस जोर से नहीं करते हैं। क्यों? क्योंकि कमलनाथ को मुख्यमंत्री बनाना है, कमलनाथ अगड़ी जाति के हैं, वहां पे वो ओबीसी की बात करना छोड़ देते हैं। मतलब पशुपेश की स्थिति उनके बीच नहीं है। वो पॉलिटिकल पार्टी को जो सूट करता है ना, वो वही करता है। वो बाकी मुद्दे हवा में बातचीत करने के लिए, हम और आप जैसे लोगों को डिस्कस करने के लिए होते हैं। वो अपना जो है नफा नुकसान जीत में तय करते हैं। बिल्कुल, नफा नुकसान जीत में तय
तय करेंगे। लेकिन इसी बीच आसिफ हमें कुछ अपडेट दे रहे थे। आसिफ, सुमित सर, जब हम बात कर रहे थे रमन सिंह की, उनके दावे की और सीटों की, तो उसमें दिलचस्प आंकड़ा ये भी है जो मुझे अभी याद आया कि पहले चरण के जो चुनाव हुए थे उसमें जो 20 सीटें थी उसमें रमन सिंह की सीट भी थी, और पहली 20 सीटों में से मौजूदा वक्त में 19 सीटें कांग्रेस के पास हैं, एक राजनांदगांव की सीट उनके पास है। तो क्या रमन सिंह अकेले पड़ रहे हैं, साथी चाहते हैं इसलिए दमदारी से वोट मिले, कुछ 2-3 सीटें और आ जाएं, कुछ उस इलाके में वर्चस्व बढ़े, इसका दावा है? क्योंकि मैदानी इलाकों में जब धान ज्यादा होती है, ये बहुत बड़ा फैक्टर छत्तीसगढ़ में, जब मैदानी इलाकों में आज वोटिंग है वहां धान होती है। और दूसरी बात, बीजेपी जो 21 क्विंटल 20 क्विंटल प्रति एकड़ की बात कर रहे हैं सर, वहां पर सबसे बड़ा जो एंगल अब खड़ा हो जाएगा और जो सबसे बड़ी बात होगी वो ये कि क्या जनता या किसान उस भरोसे पर भरोसा करेगा जो उसकी जेब में पैसा आ रहा है राजीव गांधी न्याय योजना के तहत, या फिर डबल इंजन की सरकार, मोदी पैसे देंगे। और अभी तक पूरे देश में इसके एमएसपी भी लागू नहीं हुआ है, जहां जहां चुनाव है वहां 3100 रुपए की बात हो रही है। तो मैदानी इलाकों का धान, कहते हैं छत्तीसगढ़ में 2-3 मुद्दे ये ऐसे हैं, शराब, धान, इन चीजों को लेके, तो उस पर अब यही सबसे इंपॉर्टेंट है कि इस मैदानी इलाके का आदमी, आम किसान, वो इस दावे पर भरोसा करता है या उस पैसे पर जो उसको 4 किश्तों में धान के प्रति मिल रहे हैं। हमको एक चीज़ और आसिफ ध्यान में रखनी चाहिए, हिंदुस्तान में जो चुनाव करने, वोट डालने आदमी जाता है, जो चुनाव में पार्टिसिपेट करता है ना, तो बहुत हद तक सेंटिमेंट पर भी ध्यान रहता है। आप मुद्दे जो होते हैं ना कि आरक्षण चाहिए या महंगाई ज़्यादा है या धान की कैसी खेती हुई, ये सब चीज़ें ना जब आदमी परेशान होता है उस वक्त याद आती हैं। लेकिन जब मुझे ऐसा लगता है कि जब वोट करने जाता है तो उसके दिमाग में इमोशनल चीज़ें ज़्यादा रहती हैं, इमोटिव इश्यूज ज़्यादा रहते हैं। वो ये देखता है कि उसका नेता कौन होने वाला है, वो ये देखता है कि वो नेता के साथ उसकी कनेक्टिविटी कैसी है, वो नेता हमारी तरह दिखता है कि नहीं, हमसे बात करता है कि नहीं, वो नेता ऐसा तो नहीं कि बहुत ही अहंकारी है, वो नेता ऐसा तो नहीं कि बहुत ही अपने आप को बादशाह की तरह मान के चल रहा है। तो आम पब्लिक में बीते, जब से सोशल मीडिया क्रांति आई है, जब से ये डेटा सस्ता हुआ है और स्मार्टफोन्स आए हैं, बीते 15 सालों में, 10 सालों में बहुत तेजी से ये बदलाव आया है। और ये आपने नोटिस भी किया होगा चुनावी राजनीतिक पार्टियों में। का आपने जिक्र किया तो सहानुभूति मुझे 2018 भी याद आया कि राहुल गांधी के साथ देखने को मिली थी, जब उनका अलग अंदाज देखने को मिला, आक्रोशित नजर आए और फिर काफी उनके जो बयान होते थे एग्रेसिव होते थे। और इस बार भी कहीं ना कहीं सहानुभूति मिल सकती है, क्योंकि ज्योतिरादित्य सिंधिया ने जो 2018 में पटकनी दी थी उसके चलते कहीं ना कहीं उसका खामियाजा। बिल्कुल, अब समय बहुत कम है, लेकिन मैम जल्दी से पूछना चाहूंगी। यू कैन नॉट से दैट अभी मैं तो मध्य प्रदेश गई नहीं तो, लेकिन एक चीज क्लियर है, मध्य प्रदेश में बहुत ही लोकलाइज्ड इलेक्शन है। सो कोई ओवर आर्चिंग थीम नहीं है कि इनको हटाओ इनको लाओ, वो नहीं है। और जब लोकलाइज्ड इलेक्शन हो जाता है तो क्या होता है सबको पता है, तो क्या होता है सबको पता है। बिल्कुल हमको नहीं पता। बिल्कुल, खैर ये चर्चा हमेशा जारी रहेगी और जब तक इसका रिजल्ट नहीं आ जाता है तब तक ये चर्चा लगातार जारी रहेगी। बहरहाल आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया, आपने बहुत अच्छी अच्छी बातें बताई।